शाहिद कृति की अलग तरह की लव स्टोरी, लेकिन इम्पैक्ट बनाने में नाकामयाब। वेलकम टू GMR। आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। ये मूवी इसी पास्ट वीक आपके नज़दीकी थिएटर पे रिलीज़ हुई है। मूवी में मेन लीड में शाहिद कपूर, कृति सेनन और डिम्पल कपाड़िया हैं। इस फिल्म की कहानी भी एकदम हटके ही है। ये स्टोरी है आर्यन अग्निहोत्री यानी शाहिद कपूर और सिफरा यानी कृति सेनन की। दोनों की पसंद नापसंद एक दूसरे से काफ़ी मिलती जुलती है, लेकिन बाकी चीज़ों में बेहद अलग है। क्यों? क्योंकि आर्यन एक इंसान है और सिफरा एक हाईली इंटेलिजेंट रोबोट। आर्यन एक रोबोटिक्स इंजीनियर है जो मुंबई में एक बड़े ऑफिस में काम करता है। उसकी ज़िंदगी काफ़ी झकास टाइप चल रही है। उसमें बस एक पार्टनर और एक बाई की कमी है। बाई को आर्यन खुद अपने नखरों से भगा देता है और थैंक गॉड आराम से ही भगा देता है। कहीं कबीर सिंह वाला रूप धारण कर लेता तो बेचारी बाई को बहुत महंगा पड़ जाता। खैर, बाकी बात है उसके पार्टनर की, तो पार्टनर पाने लायक उसकी किस्मत नहीं है। लेकिन उसकी इमोशनल माँ शर्मिला यानी अनुभवा फैतपुरिया उसकी शादी का ख्वाब सजा चुकी है, इसलिए अब उसका बचना तो मुश्किल है। आर्यन अपनी मौसी उर्मिला यानी डिम्पल कपाड़िया के बहुत करीब है। उन्हीं की कंपनी की ब्रांच में वो काम भी करता है। उर्मिला उसे अपने US वाले ऑफिस में एक प्रोजेक्ट पर काम करने के बहाने बुलाती है। वहाँ पहुंचकर उर्मिला के घर में आर्यन की मुलाकात सिफरा से होती है। सिफरा की बातें, उसके हाव भाव और उसकी प्यारी हरकतों पर आर्यन अपना दिल खो बैठता है। बाद में उसे पता चलता है कि सिफरा इंसान नहीं रोबोट है। यहाँ पर वो अपने आप को चीटेड महसूस करता है, लेकिन अब क्या करे, प्यार तो हो चुका है, इस पर उसका जोर नहीं है। बस उसकी फीलिंग के चलते आर्यन सिफरा को टेस्टिंग के बहाने इंडिया लेकर आता है और उससे शादी करता है। अब सिफरा रोबोट है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होनी पक्की ही है। डायरेक्टर अमित जोशी और आराधना शाह की बनाई फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया काफ़ी लाइट हार्टेड मूवी है, लेकिन इसकी कहानी काफ़ी अलग और मज़ेदार है। इसमें मौज मस्ती के साथ काफ़ी अच्छे जोक्स भी हो सकते थे, जिन्हें सुनकर आपको थोड़ी सी ही सही लेकिन हंसी तो आ जाती है। VFX का ठीक ठाक इस्तेमाल किया गया है। अमित और आराधना का निर्देशन भी ओके टाइप का है। उन्होंने बहुत सिंपल और फन तरीके से अपनी इस फिल्म को दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की है। हाँ, ये बात सच है कि आप इस फिल्म में कहीं तो बोर होते हैं तो दूसरा सीन आपको एंगेज भी करता है। कहानी थोड़ी नॉनसेंस टाइप की भी है, लेकिन इसमें भी आपको मोमेंट्स मिलेंगे। आप आर्यन के सिफरा को लेकर स्ट्रगल को समझते हो। उसका कंट्रोल अपने इमोशंस पर नहीं है, तो वो भी वही करता है जो प्यार में पागल एक इंसान अपने टॉक्सिक पार्टनर के साथ करता है, यानी कि सच्चाई को इग्नोर। आर्यन के कैरेक्टर में शाहिद कपूर ने ओके टाइप ही काम किया है। उनका मस्त मौला और रोमांटिक अवतार देखना काफ़ी रिफ्रेशिंग था। सिफरा के रोल में कृति सेनन भी ठीक लगी हैं। बिना इमोशन का रोबोट बनना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने इस रोल को बखूबी निभाया है। कृति सेनन को अब एक हिट मूवी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लगातार पिछले कम से कम 7 या 8 फिल्में उनकी फ्लॉप रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में अब उनको एक हिट फिल्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शाहिद कपूर और कृति सेनन की केमिस्ट्री इस फिल्म में अच्छी लगी है। दोनों एक साथ फिट भी लगते हैं। वैलेंटाइन वीक में देखने के लिए ये फिल्म काफ़ी अच्छी लगती है। इन सब के अलावा धर्मेंद्र, डिम्पल कपाड़िया, राकेश बेदी, राजेश कुमार, अनुभवा फैतापुरिया, आशीष वर्मा, गुरुशा कपूर, राशुल टंडन, इन सभी ने अपने कैरेक्टर को काफ़ी अच्छे से निभाया है। सभी काफ़ी मज़ेदार अंदाज में भी दिखे हैं। इस फिल्म में काफ़ी कमियां हैं जिन्हें आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं। रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में ज़्यादातर आप लॉजिक लगाना नहीं चाहेंगे। अगर वैसे ही आप तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया को देखेंगे तो आपको ये फिल्म ओके टाइप या वन टाइम वॉच तो ज़रूर लगेगी। फिल्म का क्लाइमेक्स भी ओके है, जिसमें कि अगले सीक्वल का भी हिंट दिया गया है। बैकग्राउंड स्कोर और गाने पहले ही हिट हो चुके हैं। फिल्म के एंड में एक सरप्राइज़ भी है जो आपको देखकर अच्छा लगेगा। हाँ, मुझे तो एवरेज ही लगा। तो ये तो था मेरा रिव्यू इस मूवी को लेकर। आपका नज़रिया अलग भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली हेल्दी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वेल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन
गुड बाय, थैंक यू। लंटरानी मूवी एक फिल्मावली मूवी है, मतलब अलग अलग कहानियों से बनी एक ओवरऑल मूवी, लेकिन इसकी एक कहानी छोड़कर बाकी किसी भी कहानी में इतना दम नहीं। वेलकम टू GMR। आज हम बात करने जा रहे हैं ZEE5 पे रिलीज़ हुई मूवी लंटरानी की। ये मूवी इसी पास्ट वीकेंड पे ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हुई है। मूवी की अलग अलग कहानियों में अलग अलग स्टार्स हैं, जैसे जॉनी लीवर, जीशु सेनगुप्ता, जितेंद्र कुमार, निमिषा, बोलू रामदास और प्रीति हंसराज। लंटरानी का मतलब होता है शेखी भगाड़ना या फिर एवं ही कुछ भी बकबक करते रहना। यहाँ लंटरानी 3 कहानियों की फिल्मावली है। तीनों कहानियों का ऐसा कोई लिंक नहीं है जो इन्हें आपस में जोड़ सके, सिवाय इसके कि तीनों कहानियाँ छत्तीसगढ़ में फिल्माई गई हैं और ये उस दौर में फिल्माई गई थी जब दुनिया कोरोना के डर के मारे घरों में दुबकी हुई थी। तो आप इसको एक लेट रिलीज़ भी कह सकते हैं। ऐसी एक जगह है छत्तीसगढ़ की अंबिकापुर, जहां पर ये पूरी मूवी शूट हुई है। ये एक हिल स्टेशन है जहां पर शूट हुई है। अंबिकापुर इलाके में शूट की गई फिल्मावली लंटरानी की पहली कहानी ही तीनों कहानियों की सबसे बढ़िया कहानी है और इसकी ताकत बने हैं जॉनी लीवर और जीशु सेनगुप्ता। दोनों की एक्टिंग इस पूरी कहानी में बहुत ही बढ़िया लगी है। जॉनी लीवर पुलिस के हवलदार बने हैं और जीशु सेनगुप्ता हवालात में बंद मुजरिम जिन्हें पेशी पर ले जाया जाना है। अब इस इलाके में माधुरी दीक्षित किसी परफॉर्मेंस के लिए आई हुई है। सारी पुलिस फोर्स उनकी सुरक्षा में लगी हुई है। तो इस कारण जॉनी लीवर के ऊपर, जो कि एक हवलदार है, ये जिम्मेदारी आ जाती है कि वो इस मुजरिम को कोर्ट लेकर जाएंगे। जॉनी लीवर का आज लास्ट डे है क्योंकि अगले दिन उनकी रिटायरमेंट होने वाली है। माल खाने से उन्हें एक गोली के साथ एक पिस्तौल मिलती है और बुलेट मोटरसाइकिल मिलती है, जिसे वो खुद चलाने की बजाय रस्सी से बंधे मुजरिम से चलवाने में ज़्यादा अक्लमंदी महसूस करते हैं। ये कहानी LGBTQ के ऊपर बेस्ड है। हालांकि इस बात का खुलासा काफ़ी देर बाद होता है, लेकिन मुझे ये इसलिए बताना पड़ा, नहीं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो एकदम बोरिंग सा हो जाता। और ये कोई इतना बड़ा सस्पेंस भी नहीं है। इस चीज़ को इंडिया में काफ़ी लंबे समय तक गैर कानूनी भी माना गया है और कानून रद्द हो जाने के बाद भी समाज इन रिश्तों को स्वीकार नहीं करता, इनकी खिल्ली उड़ाता है। कहानी के बीच में गौ माता आती हैं, वकीलों की दबंगई दिखाई गई है, पुलिस की लाचारी दिखाई गई है और इकलौती गोली से फरार हो जाना भी दिखाया गया है। वो आपको कहानी देखकर ही पता चलेगा। जॉनी लीवर यहाँ काफ़ी गंभीर कैरेक्टर में है। जीशु सेनगुप्ता और जॉनी लीवर की एक्टिंग बहुत ही बढ़िया दिखाई गई है। इन दोनों के काम की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। फिल्म लंटरानी दूसरी कहानी पर आते आते पूरी तरह थक सी जाती है, यानी कि काफ़ी फीकी पड़ जाती है। कहानी है सैनिटाइज समाचार, एक बंद होने की कगार पर पड़े चैनल की कहानी है। इसकी स्टार एंकर को कोविड हो चुका है। वो अपने घर में, यानी कि अपने किराए के घर में कैद होकर रह गई है। यहाँ चैनल के सारे लोग नमकीन की पैकेजिंग में लगे हुए हैं, जो कि बिजली का बिल का भुगतान करने के जुगाड़ में काम आए। एक प्रायोजक इस बीच चैनल के भाग में अपना राशि परिवर्तन करता है। इस नए संक्रमण काल में सबको अपने वेतन की उम्मीद दिखती है। बोलू रामदास इस कहानी को व्हील चेयर पर खिसकाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कहानी आधी तक आते आते बहुत ही उबासी सी आने लगती है और देखने वाला इस बीच में सो जाए तो कोई हैरानी की बात भी नहीं। तीसरी और अंतिम कहानी के हीरो हैं जितेंद्र कुमार, वही अपने पंचायत के सचिव जी। इस बार ये एक ऐसे गांव की सरपंच के पति बने हैं जिनको गांव के लिए आने वाला सरकारी अनुदान इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि गांव के बाकी 4 पंच खाता खोलने के फॉर्म पर दस्तखत नहीं कर रहे। हो सकता है कि पंचायती राज का छत्तीसगढ़ में कोई अलग कानून हो, क्योंकि ऐसे किसी कानून की हमें तो कोई जानकारी नहीं। खैर, प्रधान दंपति खाता खुलवाने के लिए जिला विकास अधिकारी के दफ्तर के बाहर धरना देता है। मुश्किलें आती हैं, सरकारी अमला भी आता है, बस हल नहीं हो पाता। पूरा कार्यकाल महिला प्रधान का इसी मशक्कत में गुजर जाता है। धरना स्थल छोटे मोटे घर में तब्दील हो जाता है और अगला पंचायत चुनाव भी आ जाता है। दोनों फिर से पर्चा भरने के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ पूरी होती है लंटरानी की कहानी। प्रधान दंपति का मौन प्रदर्शन है और सरकारी अमले की पूरी कोशिश इन दोनों को हाशिए पर डाले रखने की ही है। 3 कहानियों के इस कॉकटेल का स्वाद
पहली कहानी के ख़त्म होते ही थोड़ा बिगड़ सा जाता है। जॉनी लीवर और जीशु सेन गुप्ता को देखने का लालच दर्शक को कहानी के कोर्ट रूम ड्रामा तक ले जाता है, लेकिन निर्देशक कौशिक गांगुली की ये शॉर्ट फिल्म बस एक एवरेज फिल्म बनकर ही रह जाती है। दूसरी और तीसरी कहानी तो मैंने जैसे कहा कि बोरिंग सी ही है। जितेंद्र कुमार ने कब ये शॉर्ट फिल्म करने को हामी भरी होगी वही जाने, लेकिन इस तरह के कैरेक्टर उनकी साख पर बट्टा ही लगा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक से बढ़कर एक रिमार्केबल कैरेक्टर किए हैं और फिर ऐसा बोरिंग कैरेक्टर करना उनके लिए तो कम से कम ठीक नहीं है। तो ये तो था मेरा रिव्यू इस मूवी को लेकर। आपका नज़रिया अलग भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली हेल्दी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वेल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू। सुष्मिता तीसरे सीजन की कहानी आर्या के पुराने कर्मों की वजह से बने नए दुश्मनों के कहर बरपाने और उसके ड्रग्स का धंधा को अपने कब्जे में लाने की कोशिशों पर बेस्ड है। अपनों की धोखाधड़ी और बच्चों के प्रेम प्रसंग आर्या की जिंदगी को और जटिल बनाते हैं। अब उसके लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है कि वो किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। वो सबकी हिफाजत करने का दम तो भरती है मगर कर नहीं पाती। इससे उसके बच्चे भी दूर होने लगते हैं। अब आर्या कैसे निजी जीवन और बाहर की चुनौतियों से निपटती है, दूसरा पार्ट इसी के ऊपर केंद्रित है। तीसरे सीजन की शुरुआत आर्या पर हमले से होती है, उसे गोली लगती है और वो गिर पड़ती है। इसके बाद पूरी सीरीज फ्लैशबैक में चलती है। अपनी पत्नी नंदिनी की मौत का बदला लेने के लिए उदयवीर का दामाद सूरज रायजादा आ चुका है। उसका एक ही मकसद है कि वो आर्या को तबाह और बर्बाद कर दे। इसके लिए वो रूसी माफिया के एजेंट से हाथ मिलाकर आर्या की 1000 करोड़ की ड्रग सप्लाई को लूटने की योजना बनाता है। इस डिलीवरी के बाद आर्या इस धंधे की सबसे बड़ी सप्लायर बन सकती है और वो अपने परिवार को सुरक्षित भी कर सकती है। नलिनी साहिबा के रोल में ईला अरुण की इस सीजन में एंट्री हुई है, जो खुद सबसे बड़ी सप्लायर है और वो नहीं चाहती कि आर्या उसे रिप्लेस करे। तीसरे सीजन के दूसरे भाग की कहानी इन्हीं 3 कैरेक्टरों के बीच घूमती है। नारकोटिक्स का एसीपी यूनुस खान आर्या के खिलाफ सबूत जुटाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए उसने आर्या की टीम में एक खबरी भी छोड़ा हुआ है। सुष्मिता सेन ने आर्या के कैरेक्टर की लय और तेवरों को पूरी तरह बरकरार रखा है, जैसा कि सीजन 1 और 2 में रखा था। इस कैरेक्टर के भावनात्मक उतार चढ़ाव को उन्होंने असरदार ढंग से पेश भी किया है। बच्चों को बचाने और दुश्मनों से निपटने के बीच आर्या के फ्रस्ट्रेशन को पर्दे पर उतारने में सुष्मिता सेन पूरी तरह सफल रही हैं। एसीपी खान के कैरेक्टर में विकास कुमार ने अपनी बेस्ट देने की कोशिश की है। राजशाही शान शौकत में डूबी नलिनी साहिबा के रोल की दमदार ईला अरुण भी बढ़िया लगी हैं। संपत के रूप में विश्वजीत का कैरेक्टर इस बार थोड़ा सा चौंकाता है। वफादार दौलत के कैरेक्टर में सिकंदर खेर कम सीन होने के बावजूद अपनी मौजूदगी का एहसास पूरी तरह करवाते हैं। आर्या के साथ इस कैरेक्टर का समीकरण एक अलग ही है।
इंद्रनील सेन गुप्ता ने बदले की आग में जल रहे सूरज के कैरेक्टर का भावनात्मक मोड़ किया है, जो इसे एक अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर भी बनाता है। तीसरे सीजन का अंतिम पड़ाव आते आते एक बात तो समझ में आ जाती है कि अब लेखकों के पास इसे आगे ले जाने के लिए कुछ भी नहीं बचा और सीरीज को यहीं पर विराम देना बेहतर रहेगा। कहानी एक निश्चित मुकाम तक पहुंच गई है। हालांकि क्लाइमैक्स जिस पड़ाव पर छोड़ा गया है वहां कुछ भी हो सकता है। इसका 4th सीजन भी आ सकता है और कहानी यहीं पर ख़त्म भी की जा सकती है। लेखन के दायरे में कलाकारों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और सीरीज़ का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है जो इसे देखने लायक भी बनाता है। सीजन 3 के पार्ट 2 में कुछ सीन्स तो वाकई कमाल के हैं, जैसे कि एपिसोड 5 के लास्ट के 2 मिनट में जब सिकंदर खेर की एंट्री होती है, वो सीन तो सच में किसी को भी गूज़बम्स देने लायक है। नेक्स्ट सीन आर्या यानी सुष्मिता सेन का एक लेडी ऑफिसर को धमकाना, उस सीन में सुष्मिता के अभिनय की कुशलता देखने ही बनती है। रशियन डॉन का ईला अरुण के बेटे के हाथ में अचानक से चाबुक घोंप देना, ऐसे कई सीन्स हैं जो इस पार्ट 2 को देखने लायक बनाते हैं। वैसे अगर आप भी आर्या सीरीज़ देखते आ रहे हैं तो इस सीज़न को मिस मत करना गाइस। तो ये तो था मेरा रिव्यू इस सीरीज़ को लेकर। आपका नज़रिया अलग भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली हेल्दी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वेल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू। विद्युत जामवाल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो एक ज़बरदस्त एक्शन हीरो हैं। वेलकम टू GMR। आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है क्रैक। ये मूवी इसी पास्ट वीक आपके नज़दीकी सिनेमाघरों पे रिलीज़ हुई है। मूवी में मेन लीड में विद्युत जामवाल, नूरा फतेही और अर्जुन रामपाल हैं। साथ में एमी जैक्सन और जेमी लीवर भी सपोर्टिंग रोल में हैं। फिल्म क्रैक जीतेगा तो जिएगा एक ज़बरदस्त एक्शन मूवी है। इसमें एक्शन सीन्स भी कमाल के हैं। फिल्म का जैसा शीर्षक है, फिल्म की कहानी भी वैसी ही है। ये एक स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म है। इस खेल को खेलने वाले खिलाड़ी की जान चली जाती है या फिर वो जीतता है। वही बचता है जो जीतता है। एक्टर से प्रोड्यूसर बने विद्युत जामवाल की फिल्म क्रैक एक स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म का दावा तो करती है, लेकिन ये साथ ही साथ ये भी दावा करती है कि ये पहली स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म है। विद्युत जामवाल की फिल्मों में एक्शन हीरो की जो छवि रही है, उसने अपनी उसी छवि को पर्दे पर दोहराया है इस बार भी। निर्माता के रूप में विद्युत जामवाल की ये दूसरी फिल्म है। इससे पहले वो IB-71 फिल्म का निर्माण कर चुके हैं। निर्माता बनने के पीछे उनकी यही सोच है कि अपने मन मुताबिक अच्छी कहानियों का वो चयन कर सकें, लेकिन अपनी फिल्मों में वो जिस तरह से एक्शन को ले लेकर नए प्रयोग करते रहते हैं, वो देखना एज अ दर्शक हमें बहुत अच्छा लगता है। वो इसलिए कि कोई तो है जो एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहा है। फिल्म की कहानी शुरू होती है सिद्धू उर्फ सिद्धार्थ दीक्षित यानी विद्युत जामवाल से, जो एक अंडरग्राउंड एक्सट्रीम खेल प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है, लेकिन उसके माता पिता ये नहीं चाहते, क्योंकि वो इस खेल प्रतियोगिता में पहले ही अपने बड़े बेटे यानी निहाल यानी अंकित मोहन की जान गंवा चुके हैं। सिद्धू के ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि उस प्रतियोगिता में भाग लेकर वो खूब पैसे कमाना चाहता है। पोलैंड में मैदान प्रतियोगिता का आयोजन देव यानी अर्जुन रामपाल करता है। पोलैंड में जाने के बाद सिद्धू को पता चलता है कि उसके भाई की मौत खेल की वजह से नहीं बल्कि एक साजिश से हुई थी। इस फिल्म की पूरी कहानी अगर आसान भाषा में समझी जाए तो भाई की मौत का बदला लेना ही है, और ये बताने की ज़रूरत नहीं कि इस विषय पर अब तक दर्जनों फिल्में बन चुकी हैं। फिल्म की कहानी निर्देशक आदित्य दत्त ने रेहान खान, सरी मोमिन और मोहिंदर प्रताप सिंह के साथ मिलकर लिखी है। फिल्म का स्क्रीन प्ले और डायलॉग इसकी कमज़ोर कड़ी है। विद्युत जामवाल ने मुंबईया टपोरी वाली भाषा फिल्म में बोली तो है, लेकिन टपोरी भाषा वाली शैली को वो ठीक से पकड़ नहीं पाए। अगर पूरी फिल्म की बात करें तो इस फिल्म का एक्शन तो टॉप नॉच है ही, साथ ही साथ इसमें कोरियन सीरीज स्क्विड गेम वाला जो तड़का लगाया गया है वो देखना बड़े पर्दे पे बहुत अच्छा लगता है, और इस मूवी की यही चीज़ दर्शकों को प्रभावित भी करती है।
फिल्म में विद्युत जामवाल ने कुछ एक्शन सीन्स ऐसे दिखाए हैं कि वो सच में रोंगटे खड़े कर देते हैं। इस फिल्म में उनका हर एक एक्शन सीन एक अलग ही लेवल पर दिखता हुआ जाता है, फिर चाहे वो लोकल ट्रेन पर खतरनाक स्टंट सीन हो या फिर हवाई जहाज पर एक्शन सीन हो। विद्युत जामवाल सिर्फ एक ही खूबी है और वो है एक्शन सीन वो बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन एक्टिंग के मामले में उनको अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। जो डायलॉग वो बोलते हैं उसके भाव उनके चेहरे पर ठीक से नज़र नहीं आते। कुछ दृश्यों में वह गुस्से से चिल्लाते हुए नजर आते हैं, वो भी काफ़ी बनावटी लगता है। फिल्म के डायरेक्टर आदित्य दत्त इस फिल्म से पहले विद्युत जामवाल को लेकर कमांडो 3 डायरेक्ट कर चुके हैं और इस फिल्म में भी उन्होंने बहुत ही जी तोड़ मेहनत की है, फिर वो चाहे एक्शन सीन्स का डायरेक्शन हो या फिर मूवी का सही कैमरा एंगल देना हो। उनका परिश्रम हर जगह खुलकर दिखता है। परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो उनसे बेहतर परफॉर्मेंस उनके बड़े भाई निहाल की भूमिका में अंकित मोहन की रही है। फिल्म में भले ही उनके कम सीन है, लेकिन जब वो डायलॉग बोलते हैं तो एक एक डायलॉग उनके शब्द के साथ भाव के साथ निकल कर आता है। नोरा फतेही ने आलिया नाम की इन्फ्लुएंसर की भूमिका की है जो सिद्धू से प्यार करती है। फिल्म में विद्युत जामवाल के साथ उनकी केमिस्ट्री भी कुछ ठीक ठाक सी ही नजर आती है। एक एक्ट्रेस के तौर पर अभी खुद को स्थापित करने के लिए नोरा फतेही को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिल्म में देव की भूमिका में अर्जुन रामपाल हैं एज ए विलन। वो जब भी पर्दे पे आए हैं उन्होंने तारीफ ही बटोरी है, फिर वो चाहे रावण हो, चाहे ओम शांति होम या फिर क्रैक, उन्होंने विलन बनकर अपने फैंस को कभी भी निराश नहीं किया है। पेट्रोशिया नोवाक की भूमिका में एमी जैक्सन ने भी ठीक ठाक सा ही काम किया है। उन्होंने काफ़ी समय बाद बड़ी स्क्रीन पर वापसी की है। वैसे अगर आप लोग एक्शन मूवीज़ के शौकीन हैं तो आप ये मूवी अपने पूरे परिवार के साथ थिएटर में जाकर आराम से देख सकते हैं। तो ये तो था मेरा रिव्यू इस मूवी को लेकर। आपका नज़रिया अलग भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली हेल्दी। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वेल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू। एक बार फिर अपने आप को साबित करने के तौर पे खरी उतरी यामी गौतम धर। प्रियामणि का काम भी एप्रिसिएशन के लायक है। वेलकम टू GMR। आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है आर्टिकल 370। ये मूवी इसी पास्ट वीक आपके नज़दीकी सिनेमाघरों पे रिलीज़ हुई है। फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक का निर्देशन कर चुके आदित्य धर ने सत्य घटना पर आधारित एक और फिल्म आर्टिकल 370 का निर्माण किया है। जी हाँ, इस बार सिर्फ निर्माण किया है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने की घटनाओं से आम जनता भली भांति परिचित है, लेकिन इस धारा को हटाने के पहले क्या क्या तैयारियां हुई वो सब इस फिल्म में दिखाया गया है। ये फिल्म जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के प्रधानमंत्री कार्यालय के टॉप सीक्रेट फैसले पर आधारित है। फिल्म में एक डायलॉग है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपया देता है ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। यही हालात घाटी में भी हैं। कश्मीर का सबसे ज़्यादा फंडिंग केंद्र से मिलता है ताकि वहाँ पर अमन रहे, विकास रहे, लेकिन वहाँ के शीर्ष राजनेता, भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट, बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी अपनी जेबें गर्म करने के लिए कश्मीर की विवादास्पद इकोनॉमी का फ़ायदा उठा रहे हैं। वो अमन हासिल करने का नाटक करेंगे लेकिन होने नहीं देंगे। अब यही इस फिल्म की शुरुआत होती है। फिल्म की कहानी एक खुफिया अधिकारी जूनी हक्सर यानी यामी गौतम से शुरू होती है। जूनी हक्सर को आतंकवादी संगठन के युवा कमांडर बुरहान वानी के ठिकाने के बारे में पता चलता है और वे उसे मुठभेड़ में मार गिराती है। इस घटना से कश्मीर में पत्थरबाजी शुरू हो जाती है और इस घटना का जिम्मेदार जूनी हक्सर को मानकर दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जैसे ही सरकार अनुच्छेद 370 को हटाने की दिशा में आगे बढ़ती है, PMO सचिव राजेश्वरी स्वामीनाथन यानी प्रियामणि अपनी एक टीम का गठन करती है और कश्मीर में NIA ऑपरेशन का नेतृत्व करने के लिए जूनी हक्सर को नियुक्त करती है।
जूनी अक्सर घाटी में शांति और एकता बनाए रखने की यात्रा में भ्रष्ट स्थानीय नेताओं और उग्रवादियों द्वारा उत्पन्न बाधाओं से होकर गुजरती है। इस फिल्म की कहानी 6 अध्यायों में बटी है, जिनमें से पहला अध्याय एक आतंकवादी संगठन के युवा कमांडर बुरहान वानी की कहानी से शुरू होता है। 2016 में उसकी मौत के बाद घाटी में कई विरोध प्रदर्शन होते हैं, पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद पीएमओ सचिव राजेश्वरी स्वामीनाथन हरकत में आ गई। फिर उस समय तक पहुंचती है जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। इसके बाद भी स्थिति ज़्यादा नहीं बदलती और 2019 में पुलवामा आतंकी हमला होता है, जिसके बाद केंद्र सरकार हरकत में आती है और जम्मू कश्मीर के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने का फैसला कर लेती है। इस फिल्म में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाने से पहले कैसे जम्मू कश्मीर संविधान की जांच की, उन खामियों की पहचान की जिसमें अनुच्छेद 370 को निरस्त करने में मदद मिली, यानी पूरी तरह हटाने में मदद मिली। एक पुराने सरकारी पुस्तकालय से प्राप्त 1954, 58 और 65 के दस्तावेजों से महत्वपूर्ण चूक का पता चला, जिसमें जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को काफ़ी पहले हटाया जा सकता था, मगर हटाया नहीं गया, और वो क्यों, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। इस फिल्म की कहानी आदित्य धर ने मोनल ठाकुर के साथ मिलकर लिखी है। फिल्म के निर्देशक आदित्य सुहास जाम्बले ने फिल्म की कहानी के जरिए देशभक्ति की उत्तम भावनाओं को पर्दे पर पूरी तरह पेश करने में सफलता प्राप्त की है। फिल्म की कहानी मुख्य रूप से 2 कैरेक्टर जूनी अक्सर और पीएमओ सचिव राजेश्वरी स्वामीनाथन के इर्द गिर्द घूमती है। जूनी अक्सर की भूमिका में यामी गौतम और पीएमओ सचिव राजेश्वरी स्वामीनाथन की भूमिका में प्रियमणि का फिल्म में अति उत्तम प्रदर्शन देखा गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की भूमिका में अरुण गोविल और गृह मंत्री श्री अमित शाह की भूमिका में किरण कर्माकर की भूमिका काफ़ी प्रभावशाली है। फिल्म देखते वक्त एक पल के लिए भी नहीं लगता कि ये दोनों कैरेक्टर्स को बनावटी रखा गया है, बिल्कुल ओरिजिनल दिखते हैं ये दोनों। फिल्म के बाकी कलाकारों में राज जुच्ची, सुमित कौल, वैभव तत्वादी, स्कंदन ठाकुर और इरावती हर्षे ने अपनी भूमिका बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाई है और अपने रोल के साथ पूरी तरह न्याय भी किया है। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी, बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही बढ़िया है। वैसे अगर आप लोगों ने अभी तक ये मूवी नहीं देखी तो इसको मिस मत करना गाइस। ये इस साल की वन ऑफ द बेस्ट थिएटर पे रिलीज होने वाली मूवीज में से एक है। तो ये तो था मेरा रिव्यू इस मूवी को लेकर। आपका नज़रिया अलग भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली हेल्दी। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वेल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू। सीज़न 1 की तरह ही सीज़न 2 में भी सुनील ग्रोवर की लाजवाब एक्टिंग और उसके ऊपर अदा शर्मा का तड़का, मज़ा आ गया। वेलकम टू GMR। आज हम जिस सीरीज़ की बात करने जा रहे हैं उस सीरीज़ का नाम है सनफ्लावर सीज़न 2। ये सीरीज़ इसी पास्ट वीक ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हुई है। ये ZEE5 की उन चुनिंदा सीरीज़ में से एक है जिन्हें पब्लिक ने बहुत पसंद किया था। सीरीज़ में सीज़न 1 वाले सभी एक्टर्स हैं और एक नई एंट्री हुई है और वो हैं अदा शर्मा। अपनी एक्टिंग से हमेशा हम सबको हंसाने वाले सुनील ग्रोवर फिर से आ गए हैं सनफ्लावर सीज़न 2 के साथ। सोनू की वापसी हो गई है। जब से इसका ट्रेलर रिलीज़ हुआ था तब से सब फैंस इस सीज़न 2 का इंतज़ार कर रहे थे। ZEE5 के सबसे पॉपुलर शोज़ में से एक सनफ्लावर सीज़न 1 का सीज़न 2 जो कि अब रिलीज़ हुआ है काफ़ी हिट जा रहा है, जिसकी कहानी को काफ़ी अलग तरह से पेश भी किया गया है। तो आइए आज बात करते हैं सीज़न 2 की। अब इसमें क्या क्या काम नया किया गया है वो सब हम जानेंगे। सीज़न 2 की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां सीज़न 1 ख़त्म हुआ था, यानी कि अगर आपने सीज़न 1 नहीं देखा तो आपके लिए ये सीरीज़ समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि पहले एपिसोड में रीकैप तो दिखाई जाती है पर उससे पूरा अंदाज़ा नहीं हो पाता। मिस्टर कपूर का मर्डर हो गया था और सोनू फरार था। सीज़न 2 में वहीं से सोनू की एक परफेक्ट स्टार्टिंग में एंट्री होती है, जो अब मिल तो गया है लेकिन पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं है उसके खिलाफ। वहीं सनफ्लावर सोसाइटी में एक लेडी रोज़ी की एंट्री होती है जिसे प्ले किया है अदा शर्मा ने।
अब रोजी का मर्डर से कोई लिंक है या नहीं, मिस्टर और मिसेस आहूजा कैसे फंसते हैं इसमें, सोनू और रोजी के बीच में कुछ हो पाता है या नहीं, ये सब आपको शो देखने पर ही समझ आएगा। डार्क ह्यूमर इस बार भी काफ़ी अच्छा है। कई सीन्स में आपको बहुत हंसी भी आएगी और कई सीन्स आपको लगेगा कि बहुत खींचे हुए हैं और दूर दूर से लॉजिक से परे हैं। इसलिए जब आप ये सीरीज़ देखने बैठें तो लॉजिक ना ढूंढें। सीज़न 2 में 8 एपिसोड हैं और हर एपिसोड करीब 40 मिनट का है। शुरुआत के 5 एपिसोड में कहानी को बहुत ज़्यादा खींचा जाता है और कई सीन कुछ ऐसे ऐड होते हैं जिसे पुलिस वाले का मिसेस आहूजा के साथ लव एंगल। वहीं दूसरे एपिसोड में एक सीन ऐसा है जो पुलिस स्टेशन में जहां सोनू के साथ पंजाब में क्या क्या हुआ वो पुलिस वालों को नरेशन से बताता है और एक्टिंग करके पूरी दिखाता है। उस सीन में सुनील ग्रोवर ने बहुत ही कमाल का काम किया है जिसे देखकर आपको भी बहुत मज़ा आएगा, लेकिन लॉजिक यहाँ भी गायब है। कोई पुलिस वाला इस तरह से किसी सस्पेक्ट को एंटरटेन नहीं करेगा। शो में इंटरेस्ट छठे एपिसोड से बनना शुरू होता है जहां थोड़ा सा थ्रिल फील होना शुरू होता है, लेकिन तब तक ऑडियंस को रोक पाना मुश्किल है और सनफ्लावर की राइटिंग टीम बहुत ही वीक है। नए कैरेक्टर लाए तो गए हैं लेकिन ना उन्होंने कुछ खास और अलग ऐड किया और ना ही स्टोरी में बहुत ज़्यादा थ्रिल पैदा किया। हाँ, थोड़ा बहुत थ्रिल उन्होंने दिखाया है पर बहुत ज़्यादा हो ये हम नहीं कह सकते। अगर एक्टिंग की बात की जाए तो सुनील ग्रोवर की एक्टिंग ने पूरी सीरीज़ को बहुत ही अच्छे से संभाला है। इस सीरीज़ में उनकी एक्टिंग को मेकर्स ने बखूबी एक्सप्लोर किया गया है और वो काफ़ी सारे सीन्स में हमें साफ दिखाई देता है। वहीं गिरीश कुलकर्णी का काम भी अच्छा है। उनके वन लाइनर्स आपको काफ़ी हंसाते भी हैं। अदा शर्मा ने भी ठीक ठाक काम किया है, जबकि राधिका भट्ट की एक्टिंग इस बार भी कुछ खास दिखाई नहीं दी। रणवीर शोरी और गिरीश कुलकर्णी के साथ में सीन्स आपको पसंद आ सकते हैं। उनकी दोस्ती भी इस बार अच्छी दिखाई है। बात करें अगर अदा शर्मा और सुनील ग्रोवर की केमिस्ट्री की तो वो भी काफ़ी अच्छी लगी है। दोनों के साथ में सीन्स भी एंटरटेनिंग है। विकास बहल का डायरेक्शन ठीक ठाक सा है। यहाँ मैं इसको बहुत बढ़िया इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि बीच बीच में सीरीज़ की कहानी काफ़ी भटक सी जाती है, जिसमें ओवरऑल वीक डायरेक्शन भी साफ दिखाई देती है। सीरीज़ की राइटिंग के बारे में मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि वो ओवरऑल बहुत वीक है और डायरेक्शन में भी इसकी बहुत सारी खामियां दिखाई देती हैं। इसमें कई सारे सीन्स कम एंटरटेनिंग या डल से लगते हैं। सीरीज़ का ओवरऑल बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा है और काफ़ी सूदिंग सा लगता है। आई मीन शोर शराबे वाला नहीं है। जो कानों को एक मधुर संगीत सा सुनाई देता है ना, वैसा लगे, बिल्कुल वैसा ही है। तो बीजीएम में तो ओवरऑल इस सीरीज़ को मैं 9 आउट ऑफ 10 दूंगा। सबसे अच्छी बात यह है कि सीरीज़ के एंड में किलर को रिवील कर दिया गया, लेकिन तब भी बताया गया है कि सीज़न 3 आएगा और सीज़न 3 में सोनू के कैरेक्टर को लेकर एक नई मिस्ट्री खुलेगी, क्योंकि जिस हिसाब से सीज़न 2 का एंड किया गया है अभी स्टोरी में बहुत कुछ होना बाकी है। तो ये तो था मेरा रिव्यू इस सीरीज़ को लेकर। आपका नज़रिया अलग भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली हेल्दी। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वेल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू। एक बार फिर बाजी मार ले गई नेटफ्लिक्स की एक बेहतरीन सीरीज़। रवि किशन का एक बार फिर छाया OTT पे जादू। वेलकम टू GMR। आज हम जिस सीरीज़ की बात करने जा रहे हैं उस सीरीज़ का नाम है मामला लीगल है। ये सीरीज़ इसी पास्ट वीक नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हुई है। नेटफ्लिक्स की कहानियों की अपनी एक अलग पहचान रहती है। इंडिया में इसकी शुरुआत पहली हिंदी वेब सीरीज़ सेक्रेड गेम से हुई थी और तब से लेकर आज तक नेटफ्लिक्स डार्क थ्रिलर, डार्क ड्रामा, डार्क एक्शन और डार्क कॉमेडी सब बनाता रहा है। अब साल 2024 में आकर नेटफ्लिक्स ने अपने थोड़ा सा रंग बदला है। मामला पूरा तो सेट नहीं है, लेकिन मामला लीगल ज़रूर हुआ है और एक बार फिर मामला लीगल हुआ है तो फिर चौपाल भी सजेगी। रवि किशन इस नई वेब सीरीज़ मामला लीगल है के मेन हीरो हैं। अदालती कार्रवाइयों और अदालती परिसर की अफरा तफरियों पर बनने वाली ये सीरीज़ वाकई में बहुत ही अच्छी बनी है। वेब सीरीज़ मामला लीगल है देखा जाए तो एक तरह से अभिनेता रवि किशन का ही शो है। उन्हें एक दबंग वकील VD त्यागी के रूप में सोचने का जिगरा पालना आसान नहीं था।
और इस एक कैरेक्टर को वकीलों की गैलेक्सी के अलग ही सूरज बनाकर जो कहानियाँ इस सीरीज़ में गढ़ी गई हैं, उसके लिए इसकी राइटिंग टीम की बहुत ही ज़्यादा याद देनी होगी। मामला शुरू होता है वहाँ से जहाँ एक खुराफाती वकील दिल्ली बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर रहा है। पूरी सीरीज़ इस चुनाव की तैयारियों के बीच में ही लगी रहती है। साथ ही साथ हर एपिसोड में एक नई कहानी भी है। वकीलों के रोचक, मनोरंजक और कहीं कहीं दिल छू लेने वाले सीन्स भी हैं। हर एपिसोड के आखिरी में अखबार की कुछ कटिंग भी दिखाई जाती है, ये बताने के लिए कि इस सीरीज़ में जो भी कुछ दिखाया जा रहा है वैसा देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं ना कहीं घट चुका है। यहाँ दाद देनी होगी नेटफ्लिक्स की क्रिएटिव टीम की भी, जिन्होंने अनगिनत OTT पर दिखने वाले असंख्य कोर्ट रूम ड्रामा वाले शोज़ में एक और क्रिमिनल जस्टिस जैसा नहीं बना दिया। उन्होंने लीक छोड़ी और एक ऐसी सीरीज़ रची है जिसे देखने से पहले अदालती दाव पेचों पर कई कॉमेडी शो भी बन सकते थे। ये सोचना वाकई में मुश्किल था। इस मामले में पोशंपा पिक्चर्स का टेम्पो हाई हो चुका है। 8 एपिसोड की इस सीरीज़ में तोते वाला एपिसोड अगर इसकी गालियों के चलते निकाल दिया जाए तो बाकी के कम से कम 6 एपिसोड ऐसे हैं जो फुल पैसा वसूल करते हैं। सीरीज़ के डायलॉग बहुत ही अलर्ट होकर लिखे गए हैं। वो देखने और सुनने में भी बेहतरीन लगते हैं। सेशन कोर्ट में काम करने वाले किसी जज के सुप्रीम कोर्ट के जज ना बन पाने के संदर्भ में जब फर्स्ट जनरेशन का जिक्र आता है तो निशाना एकदम ठीक बैठता है। जेलों में बंद अपराधियों को संभोग की सुविधा देने वाला एपिसोड भी काफ़ी एंटरटेनिंग है, जो एक पुरानी बहस को कुरेदने का मादा रखता है। सीरीज़ के 2 एपिसोड बहुत ही ज़्यादा दिल छू लेने वाले हैं। एक बाप बेटे के रिश्ते को बहुत ही सलीके से छू लेने वाला और दूसरा बाल विवाह को जवानी के तंज पर कसने वाला। वेब सीरीज मामला लीगल है कि सूरज बने हैं रवि किशन, जो पूरी सीरीज में चमकते रहते हैं, कभी अपनी एक्टिंग से, कभी अपने एक्सप्रेशन से और कभी अपने करतबों से। रवि किशन ने ये कैरेक्टर को एक तरह से जी कर दिखाया है। ये कैरेक्टर उनकी अभिनय यात्रा का अब तक का सबसे बढ़िया कैरेक्टर माना जा सकता है। उनकी छवि हालांकि श्याम बेनेगल और मणिरत्नम की फिल्मों ने खूब चमकाई है, लेकिन उसमें असली चमक अब आई है। दरअसल इस सीरीज में रवि को अपने अभिनय के पूरे 9 रस दिखाने का पहली बार मौका मिला है। कुछ एक इमोशनल सीन्स में तो पूरी तरह छा गए हैं। उस एपिसोड में जिसमें त्यागी का अपने बेटे और अपने पिता से रिश्ता एक साथ देखने को मिलता है, वो एपिसोड बहुत ही दिल छू लेने वाला है। रौद्र, वीर और विभत्स रूप के लिए टॉयलेट में होने वाली लड़ाई है। श्रृंगार रस के लिए वो वेशभूषा हमेशा ही बदलते रहते हैं और सजने संवरने के टोटके भी वरिष्ठ वकीलों से पूछते रहते हैं। हास्य रस तो खैर सीरीज़ का बढ़िया है ही। OTT की कहानियों में एक दमदार लेकिन सीनियर कलाकार की जो ज़रूरत अरसे से महसूस की जा रही थी, वो रवि किशन ने वेब सीरीज़ मामला लीगल है में अपने अभिनय से पूरी कर दी है। मामला लीगल है चूँकि हर एपिसोड में अलग अलग कहानियाँ हैं, लिहाजा इन एपिसोड में आने वाले अलग अलग कैरेक्टर भी बिजली बनकर यहाँ वहाँ चमकते रहते हैं। यशपाल शर्मा तो चमकने के साथ साथ गरजते भी रहते हैं और बरसते भी रहते हैं। उनके जैसे अनुभवी कलाकार को मुख्य धारा के सिनेमा में अच्छे कैरेक्टर ना मिलना सिनेमा का ही नुकसान है। विजेंद्र काला भी अपने सधे हुए अभिनय से साबित करते हैं कि नए कैरेक्टरों को चुनौती लेने का तैयार वो हमेशा रखते हैं, बशर्ते लेखक निर्देशक ऐसे कैरेक्टर लिखें तो सही। दोनों ने सीरीज़ को बहुत ही अच्छा साधा है। कहानी के नियमित कलाकारों में नायला अग्रवाल, निधि बिष्ट और अनंत बी जोशी ने सीरीज़ को अपनी अपनी कारस्तानियों से खूब चमकाया है। निधि के अलग अभिनय को देखने का एक अलग ही रस मिलता है। अनंत का रसिया बनना उसकी मंगनी में बाधा बनता हुआ भी दिखता है, तो नायला ने एक विदेश में पड़ी और ज़िला अदालत में आकर अटकी वकील का कैरेक्टर बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाया है। नायला और अनंत बी जोशी जब भी साथ दिखते हैं तो सीरीज़ में एक फुलझड़ी सी छूटती हुई लगती है। इन दोनों के कैरेक्टरों को और अगर पानी मिला तो ये अगले सीज़न में भी बहुत ही बढ़िया रंग जमाएंगे। सीरीज़ मामला लीगल है कि टेक्निकल टीम की तारीफ करने से पहले जिक्र उन कलाकारों का भी होना चाहिए जिनका इस सीरीज़ में छोटा मोटा रोल है और जो चमके भी हैं। सीरीज़ में जय विजय सरीखे 2 कैरेक्टर लॉ एंड ऑर्डर भी हैं। इन कैरेक्टर में अमित विक्रम और विक्रम प्रताप ने कम मिले मौक़ों में बहुत ही तबीयत से इस सीरीज़ को भुनाया है। बंदरों को भगवाने के लिए लंगूर बने सौरभ की पंच लाइनें भी बहुत ही बढ़िया लगती हैं। अंजुम बत्रा का आभा मंडल भी अच्छा है। तन्वी आज़मी ने सीरीज़ के आखिरी एपिसोड में त्यागी का जो हृदय परिवर्तन किया है
वहाँ उनकी और रवि किशन के बीच जो डायलॉगबाजी होती है वो किसी के भी दिल को छू लेगी। और हाँ, एपिसोड के 7वें एपिसोड में खूब दमकी हैं अभिनेत्री रमा शर्मा। बाल विवाह के फेरों में अटकी और भटकती हुई युवती के कैरेक्टर में रमा ने एक बालिका वधू की विडंबना को बहुत ही सटीके पर्दे पर निभाया है। उनका सुहाग दिन, सुहाग दोपहर और सुहाग शाम वाला सीन भी बढ़िया लगता है। जो एक बात इस सीरीज में सबसे खटकने वाली रही वो है इसमें अनावश्यक गालियों का मिलना। इससे मिलने जुलने वाले शब्द का जो इस्तेमाल हुआ है वो थोड़ा सा खटकता है। बैकग्राउंड म्यूजिक सीरीज का बहुत ही एवरेज किस्म का है, फिर भी सीरीज बिंज वॉच के लिए एकदम परफेक्ट है। तो ये तो था मेरा रिव्यू इस सीरीज को लेकर। आपका नज़रिया अलग भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली हेल्दी। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वेल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू। किरण राव के डायरेक्शन में बनी एक और बढ़िया डार्क कॉमेडी मूवी जिसमें महिलाओं के मुद्दों को सही से दिखाया गया है। वेलकम टू GMR। आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है लापता लेडीज़। ये मूवी इसी पास्ट वीक आपके नज़दीकी सिनेमाघरों पर रिलीज़ हुई है। महिलाओं के मुद्दों और पैट्रियार्की पर अब तक कई फिल्में बन चुकी हैं। ख़ास तौर पर फीमेल डायरेक्टर्स ने औरतों की दशा और दिशा पर अपनी फिल्मों के द्वारा एक बहस सी चलाई है। मगर निर्देशक किरण राव अपनी फिल्म लापता लेडीज़ में औरतों को लेकर पॉजिटिव सोच, शिक्षा, दहेज प्रथा, आत्मनिर्भरता, घरेलू हिंसा और हीनता जैसे तमाम मुद्दों को परत दर परत खोलती है। उनकी फिल्म की खूबी ये है कि वे ना सिर्फ औरतों से जुड़ी समस्याओं को सामने लाती हैं बल्कि उनका समाधान देने का प्रयास भी करती हैं, और वो भी हल्के फुल्के तंज के अंदाज में। कहानी का मूल आधार आज से तकरीबन 2 दशक पहले के ग्रामीण इलाके का है जो कहीं मध्य प्रदेश के काल्पनिक निर्मल प्रदेश का है। दीपक यानी स्पर्श श्रीवास्तव अपनी नई ब्याहता फूल यानी नितांशी गोयल को घर लिवाने आया है। शादियों का मौसम जोरों शोरों पर है तो हर जगह से नई नई दुल्हनों का लाल जोड़ों में घूंघट ओढ़े हुए दिखना स्वाभाविक होता है। दीपक और फूल जिस ट्रेन पर चढ़ते हैं उसी में शादी का एक और जोड़ा भी है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दीपक को घर आकर पता चलता है कि उसकी दुल्हन तो बदल गई है। वह लंबे घूंघट के कंफ्यूजन में किसी और की दुल्हन पुष्पा यानी प्रतिभा रांटा को घर ले आया है। फूल किसी तरह खुद को दूसरे दूल्हे के घर जाने से बचा लेती है और स्टेशन पर ही रह जाती है। यहाँ दीपक जोर शोर से फूल को ढूंढ रहा है। वो पुलिस थाने जाकर दरोगा यानी रवि किशन के पास रिपोर्ट भी दर्ज कराता है तो वहाँ पुष्पा का पति पुष्पा पर गहने चोरी कर भाग जाने की रिपोर्ट दर्ज करा देता है। तहकीकात में पुलिस को पुष्पा पर शक होता है। वह किसी गिरोह का हिस्सा तो नहीं? क्या वाकई पुष्पा किसी अपराध में लिप्त है? क्या दीपक अपनी फूल को ढूंढ पाएगा? दुल्हनों का पता चलने पर वो अपनी मंजिल पर किस तरह पहुंच पाएंगी? इन सभी सवालों का जवाब आपको ये फिल्म देखने पर मिलेगा जिसका नाम है लापता लेडीज़। धोबी घाट जैसी फिल्म का निर्देशन कर चुकी किरण ने अपनी फिल्म के जरिए कई मुद्दों को उठाया है, मगर उन्होंने फिल्म को कहीं भी एक क्रीपी कॉमेडी जैसा नहीं बनने दिया। जिस घूंघट के कारण दुल्हनों की अदला बदली हुई है वो भी एक तरह से काफ़ी पुरानी सोच पर प्रहार करता है और इसी पॉइंट पर वो फिल्म का मिजाज सेट कर देती हैं। गांव के सीन्स में कई महिला पात्र और हर पात्र के जरिए वे एक मुद्दे को निशाना बनाती हैं। जैसे अनपढ़ फूल ब्याह करके ही खुश है मगर स्टेशन पर रहते हुए उसे अपनी कुकिंग स्किल्स का पता चल जाता है और वो खुद को आत्मनिर्भर बनाती है। दूसरी तरफ पुष्पा है जो आगे पढ़कर कुछ बनना चाहती है। स्टेशन पर चाय की दुकान वाली मंजू यानी छाया कदम ने घरेलू हिंसा और नकारा पति को नकार कर अकेले ही अपनी ज़िंदगी जीने का फैसला किया है। दीपक की भाभी का कैरेक्टर एक ऐसी महिला है जो लंबे अरसे से परदेश में रहने वाले पति की ड्राइंग बनाकर उसके इंतज़ार में दिन काट रही है। किरण राव ने इस बात पर भी गहरा कटाक्ष किया है कि समाज की इज्जतदार लड़की सबसे बड़ा फ्रॉड है। वो इसलिए कि इस तमगे के कारण वह कभी भी सवाल नहीं कर पाती। लेकिन किरण के निर्देशन की खूबी ये है कि इतने सारे मुद्दों के साथ फिल्म हैवी नहीं हो पाती, खूब मनोरंजन करती है, हंसाती भी है, रुलाती भी है।
फिल्म औरतों को आत्मनिर्भर होने के साथ साथ उनके सपनों का पूरा करने की सोच पर भी जोर देती है। लापता लेडीज़ की राइटिंग बहुत ही बढ़िया है। विप्लव गोस्वामी की कहानी, स्नेहा देसाई का स्क्रीन प्ले और दिव्या निधि शर्मा के डायलॉग्स में बहुत ही बढ़िया चुटकुलापन टाइप है। कास्टिंग फिल्म का एक और मजबूत पक्ष है जिसे रोमिल मोदी ने खूब निभाया है। सिनेमाटोग्राफर नौलखा ने काबिल तारीफ काम किया है। संगीत की बात करें तो संगीतकार राम संपत ने विषय के अनुरूप ही म्यूजिक दिया है। कलाकारों का मजबूत अभिनय पक्ष सोने पर सुहागा का काम करता है। लीड कास्ट में नितांशी गोयल, स्पर्श श्रीवास्तव और प्रतिभा रांटा छोटे पर्दे पर तो अभिनय कर ही चुके हैं, मगर फिल्म के बड़े पर्दे पर डेब्यू करने वाले ये कलाकार अपने अपने अहम कैरेक्टर्स को बहुत ही खूबसूरती से जी गए हैं। फूल के रूप में नितांशी ने मासूमियत और भोलेपन को बनाए रखा है, तो प्रतिभा अपने तेज तर्रार और बगावती अंदाज में खूब जमती हैं। पत्नी की खोज में बौराए दीपक के कैरेक्टर को स्पर्श ने मजबूती से अंजाम दिया है। दरोगा के कैरेक्टर में रवि किशन की खास अभिनय अदायगी दिल जीत लेती है। वो कहानी में मनोरंजन का पूरा डोज बनाए रखते हैं अपने हवलदार के साथ। अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी तो आप इस मूवी को अपने पूरे परिवार के साथ जाकर सिनेमा हॉल पे देख सकते हैं। तो ये तो था मेरा रिव्यू इस मूवी को लेकर। आपका नज़रिया अलग भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली हेल्दी। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वेल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू। बॉलीवुड को अंदर तक दिखाने वाली एक एवरेज सी वेब सीरीज़। वेलकम टू GMR। आज हम जिस सीरीज़ की बात करने जा रहे हैं उस सीरीज़ का नाम है शो टाइम। ये सीरीज़ इसी वीक डिज्नी प्लस हॉटस्टार OTT पे रिलीज़ हुई है। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को बीते 20-25 साल में जवान हुई पीढ़ी कैसे देखती है, इस नज़रिए से बनी कहानी कैसी होगी, इस पर काम करने की बजाय वेब सीरीज़ शो टाइम ये दिखाने की कोशिश करती है कि इन बीते 20-25 सालों के दौरान फिल्म इंडस्ट्री भीतर से कैसे हो चुकी है। चेहरे तमाम जाने पहचाने से लगते हैं। एक हीरो है जो फार्म हाउस में मूली उगा रहा है, एक्शन फिल्में करना चाहता है और इस पीरियड फिल्म में वो 21वीं सदी वाली मारधाड़ चाहता है। वो शादीशुदा है, फार्म हाउस पर लगी तस्वीर में उसके 2 बच्चे भी दिखते हैं। एक निर्माता है, उसकी मूवीज़ में आइटम नंबर करने वाली अब हीरोइन बनना चाहती है। निर्माता को उसमें सिर्फ एक डांस आइटम करने की काबिलियत नज़र आती है। और इन सबके बीच फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस जिसके अपने कैंपस में एक बहुत बड़ा स्टूडियो है। इसका मालिक अपनी विरासत उस वारिस के नाम कर जाता है जिसका जन्म उसकी पहली बीवी की बेटी के तौर पर हुआ है। वेब सीरीज शो टाइम देखते वक्त आपको ऐसी फील आएगी जैसे आप कोई फिल्मी मैगजीन पढ़ रहे हों। नेपोटिज्म के मुखौटे के पीछे आखिर में हर आउटसाइडर इनसाइडर बनना चाहता है। ये इस सीरीज़ की मेन पंचलाइन है। सीरीज़ की लिखावट बहुत ही अच्छी है। सुमित, मिथुन और लारा ने बीते कुछ साल में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की घटनाओं और इसके हीरो हीरोइन को आपस में मिलाकर एक मिली जुली कहानी लिखी है। हर कैरेक्टर का ग्राफ अपने आप में कई असली कैरेक्टर्स या कलाकारों के किस्से समेटे हुए हैं और यही इस सीरीज़ को दिखाने की सबसे बड़ी दिलचस्पी बनाए रखता है। अपनी कहानी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग से मजबूती पाती ये वेब सीरीज शो टाइम बहुत कुछ बताती है, लेकिन उससे ज़्यादा छिपाती भी है। सम्राट पृथ्वीराज वाला अक्षय कुमार का गेटअप ओढ़े अभिनेता राजीव खंडेलवाल के कैरेक्टर की रचना काफ़ी दिलचस्प लगती है। इसी एक कैरेक्टर के चारों तरफ सीरीज़ के बाकी दूसरे कैरेक्टर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन जैसे ही सीरीज़ देखने का आनंद अपने उफान पर आता है, कहानी बस 4 एपिसोड पर आकर अटक जाती है। यूँ लगता है जैसे एक बहुत ही बढ़िया मसालेदार पत्रिका आप पढ़ रहे हों और किसी ने मैगजीन हाथ से छीन ली हो। बाकी के 4 एपिसोड इस सीरीज़ के जून में प्रसारित होंगे। करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस की डिजिटल ब्रांच धर्मेटिक एंटरटेनमेंट धीरे धीरे अब उस राह पर आ रही है जहां पब्लिक की उनसे उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। लव स्टोरियां से इसने बीते महीने में काफ़ी दिल जीते
उससे पहले द फेम गेम में एक उम्रदराज हीरोइन के नज़रिए से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की भीतरी हलचल दिखाने वाले करण जौहर ने इस बार कहानी का प्लॉट एक ऐसी लड़की को बनाया है जिसकी फिल्म क्रिटिक की नौकरी उसकी ईमानदारी के चलते चली जाती है। शहर के सबसे बड़े स्टूडियो का मालिक उसे बुलाकर उसके डीएनए का राज बताता है और इंडस्ट्री में भूचाल आ जाता है। खुद को इस स्टूडियो का सर्वा समझने वाला स्टूडियो के मालिक का बेटा अब सड़क पर आ जाता है। वो अपना अलग प्रोडक्शन हाउस शुरू करता है और शुरू होती है मामा और भांजी के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई। जैसा कि कहावत भी है कि प्यार और जंग में सब जायज़ है, तो मामा की हर शय पर मात देने को तैयार बैठी भांजी भी साम दाम दंड भेद सब सीखती जाती है। और ये बात और है कि इस चक्कर में उसका अपना जो सो कॉल्ड ईमानदार वाला इंसान वाला कैरेक्टर जो कि शुरू में दिखाया गया था, वो धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है। एक युवा पत्रकार से एक विशाल फिल्म प्रोडक्शन हाउस की मालकिन बनने से इस कैरेक्टर में महिमा मकवाना का चयन उनकी कदकाठी और उनके अभिनय के लिहाज से बहुत ही चुनौती भरा था। लेकिन तारीफ करनी होगी महिमा की, जिन्होंने माहिका नंदी का ये कैरेक्टर निभाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। महिमा मकवाना का साथ देने के लिए विशाल वशिष्ठ हैं। उनकी एक्टिंग बहुत ही एवरेज लगी है। नसीरुद्दीन शाह और विजय राज दोनों एक अपना ही ऑरा लेकर चलते हैं, लेकिन विजय राज को स्क्रीन टाइम काफ़ी कम मिला है। वेब सीरीज शो टाइम की एक कमी ये भी है कि बहुत ही तेज़ी से भागती है। यहाँ अमेज़ॉन प्राइम की वेब सीरीज जुबली जैसा ठहराव नहीं है। ये सच है कि दोनों सीरीज़ के पीरियड्स अलग अलग हैं, लेकिन दोनों कहानियाँ हिंदी फिल्म जगत की अंदरूनी साजिशों और सियासतों पर ज़्यादा फोकस करती हैं। जुबली इस मामले में दो हाथ ऊपर ही रहती है। इसकी कहानी फिल्म निर्माण की आवश्यक कलाओं से गले मिलकर चलती है। वेब सीरीज शो टाइम में सारा जोर इसके कैरेक्टरों के आपसी रिश्ते और उनके प्रोपोगेंडास पर ही दिया गया है। कहानी में चूंकि मौनी रॉय है, इमरान हाशमी है और श्रेया सरन भी है, तो अंग प्रदर्शन होना तो लाजमी था, लेकिन ये सब बहुत ही ठूसा हुआ सा लगता है। दफ्तर के बीच इमरान हाशमी और मौनी रॉय दोनों का संभोग प्रयास भी दर्शकों को काफ़ी ठूसा हुआ सा लगता है। अभिनय के मामले में ये सीरीज महिमा मकवाना और राजीव खंडेलवाल की है। राजीव हालांकि अब उम्रदराज दिखने लगे हैं और एक उम्रदराज हीरो को किस तरह से डायरेक्टर इन दिनों चाहिए, इसकी तरफ उनका कैरेक्टर इशारा भी करता है। मौजूदा दौर के हिंदी सिनेमा के चोटी के सितारों की उम्र और उनकी पत्नियों की महत्वाकांक्षाओं पर टिप्पणी करती चलती ये सीरीज़ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की वाकई शो टाइम बन सकी है। तो उसकी वजह सीरीज़ की लेखन टीम की मेहनत और राजीव और महिमा की एक्टिंग है। इमरान हाशमी के चेहरे के भाव इन दिनों हर कैरेक्टर में एक जैसे ही दिखते हैं। उनके अंदर हिंदी सिनेमा के एक नए खलनायक बनने के सारे एलिमेंट्स भरे हुए हैं। बस उनका सही मिश्रण करके जिस दिन वे अपना नया रूप दर्शकों के सामने ला पाएंगे, उनकी वाहवाही हर जगह होगी। हाँ, सीरीज़ के पहले सीजन के महज 4 एपिसोड में धर्मेंद्र, जितेंद्र, प्रेम चोपड़ा, जानवी कपूर, नेहा धूपिया, अंगद बेदी, नितेश तिवारी, वासन बाला, हसंत मेहता, मुनाल ठाकुर जैसे कई दर्जनों भर स्थापित कैरेक्टरों की झलकियां दिखने को मिली हैं। ये सब बोनस का काम ज़रूर करती हैं। वैसे अगर आपने अभी तक ये सीरीज़ नहीं देखी तो आप इसे टाइम पास के लिए एक बार ज़रूर देख सकते हैं, लेकिन प्लीज़ इसे अपने परिवार के साथ मत देखिएगा, क्योंकि इस सीरीज़ में बहुत सारी गालियाँ भी भरी हुई हैं। तो ये तो था मेरा रिव्यू इस सीरीज़ को लेकर। आपका नज़रिया अलग भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली हेल्दी। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वेल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू। ज़बरदस्त थ्रिलर है अजय देवगन और आर माधवन की शैतान। बेटर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड। वेलकम टू GMR। आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है शैतान। ये मूवी इसी वीक आपके नज़दीकी सिनेमाघरों पे रिलीज़ हुई है। बात करते हैं शैतान की। ये एक बहुत ही उम्दा, रोचक और जिज्ञासा जगाने वाली बेहतरीन विषय पर बनी एक बहुत ही ज़बरदस्त और बढ़िया फिल्म है। बचपन में जब माँ कहती थी कि किसी अनजान व्यक्ति से कुछ भी खाना पीना नहीं, तो हम खूब सवाल करते थे, लेकिन अजय देवगन की फिल्म शैतान को देखकर आपको समझ आ जाएगा कि आपकी माँ सही ही कहती थी। अनजान इंसान का कुछ भी दिया खाने में गड़बड़ी हो सकती है,
फिल्म शैतान का तो बस नाम ही काफ़ी है एक ख़ास दर्शक वर्ग को सिनेमा घरों तक खींच लाने के लिए। ऊपर से माधवन विलेन है और ट्रेलर में टीनेज लड़की को उसके वश में दिखाया जाए तो काम करीब करीब हो ही जाता है। जब से इसका टीजर ट्रेलर आया था तभी से लोगों में इस फिल्म को देखने की जिज्ञासा पैदा हो गई थी। हाँ, टीजर थोड़ा सा बनावटी लग रहा था लेकिन ट्रेलर ने तो आग लगा दी थी। डरावनी फिल्मों के शौकीन लोगों को ये फिल्म बहुत ही पसंद आने वाली है। फिल्म की कहानी क्या है ये अब तक सबको पता चल ही चुका है। कबीर यानी अजय देवगन और ज्योति यानी ज्योतिका एक खुशहाल कपल है जो देहरादून में अपने 2 बच्चे जानवी यानी जानकी बोदीवाला और ध्रुव यानी अंगद राज के साथ हंसते खेलते और मस्ती कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी की छुट्टियों के कुछ दिन बिताने वहाँ पर रिलैक्स करने के लिए आए हैं। ये उनका फार्म हाउस है जहाँ पर वो आए हैं। जब उनकी ज़िंदगी में वनराज की एंट्री होती है तब खलबली मचती है। वनराज यानी आर माधवन उन्हें एक ढाबे पर मिलता है। वहीं से वो कबीर और उसके परिवार के पीछे लग जाता है। जो बात कबीर और ज्योति नहीं जानते वो ये वनराज कोई आम इंसान नहीं है और वो उनकी बेटी जानवी को अपने वश में कर चुका है। उसका मकसद क्या है, क्यों वो जानवी को अपने साथ ले जाना चाहता है और क्यों उसने उसे वश में किया है। कबीर और ज्योति अपनी बच्ची को बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी जिस मूवी का नाम है शैतान। डायरेक्टर विकास बहल ने 2023 में आई गुजराती फिल्म वश का रीमेक शैतान बनाया है। क्वीन जैसी फिल्म बना चुके विकास के लिए अच्छी फिल्में बनाने की उम्मीद हमेशा ही फैंस करते हैं। शैतान में भी उनकी मेहनत साफ नजर आती है। ये फिल्म काफ़ी रहस्यमय ढंग से शुरू होती है और काफ़ी हाई नोट पर जाकर ख़त्म होती है। माधवन की एंट्री के बाद इस मूवी की वाइब एकदम बदल जाती है। वहीं से फिल्म में दिलचस्प चीज़ें शुरू होती हैं। विकास बहल जानते हैं कि उन्हें फिल्म किस दिशा की ओर लेकर जानी है। उनकी फिल्म में सस्पेंस, ड्रामा और बहुत सारी काले जादू वाली फीलिंग आती है जो आपके दिल की धड़कनें और बढ़ाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पिक्चर एकदम परफेक्ट बनी है, कमी इसमें भी है। फिल्म शैतान के साथ एक्ट्रेस ज्योतिका ने हिंदी सिनेमा में वापसी की है। उनका कमबैक काफ़ी अच्छा रहा। फिल्म में वो ज्योति का कैरेक्टर निभा रही हैं जो अपनी बेटी जानकी का हाल देखकर बुरी तरह तड़प जाती है। अपने बच्चे की मदद ना कर पाने की बेबसी और उसी के साथ एक शैतान के चुंगल से छुड़वाने का एक माँ का गुस्सा ज्योतिका ने बहुत ही सही निभाया है। उनके इमोशनल सीन्स के साथ साथ माधवन की लड़ाई वाला सीन बहुत ही बढ़िया है और सच पूछें तो मेरा पर्सनल फेवरेट तो वही सीन था। ज्योति के पति कबीर के कैरेक्टर में अजय देवगन का काम बहुत ही बढ़िया है। एक बेबस पिता जो साम दाम दंड भेद से अपनी बच्ची को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है लेकिन उसका बस कहीं नहीं चल रहा। अजय की दमदार परफॉर्मेंस को सीधी टक्कर देते हैं फिल्म के विलेन आर माधवन। माधवन कमाल के एक्टर हैं, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन शैतान मूवी में वो आपको डराते भी हैं। खुद को भगवान वनराज कहने वाले माधवन कबीर और उसके परिवार की हालत को जब बद से बदतर कर देते हैं वो दृश्य देखने वाले हैं। जानकी बोदीवाला ने जानवी के कैरेक्टर को बहुत ही बखूबी से निभाया है। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ओरिजिनल फिल्म वश में भी जानकी ने यही किरदार निभाया था। जानकी की परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब है। जानकी के छोटे भाई ध्रुव के कैरेक्टर में अंगद राज ने भी बहुत ही अच्छा काम किया है। इस मूवी के एंड की बात की जाए तो वो गुजराती मूवी वश से बिल्कुल डिफरेंट है। उसका एंड थोड़ा सा सैड टाइप का था, लेकिन क्योंकि ये एक बॉलीवुड मूवी है तो इसका हैप्पी एंडिंग रखा गया है और वो एंड लोगों को पसंद भी आता है। वैसे अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी तो इस मूवी का थिएटर एक्सपीरियंस मिस मत कीजिएगा गाइस, क्योंकि इस तरह की थ्रिलर मूवीज़ को देखने का असली मज़ा थिएटर में ही आता है। तो ये तो था मेरा रिव्यू इस मूवी को लेकर। आपका नज़रिया अलग भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली हेल्दी। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वेल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू। एक बार फिर अपना जादू बिखेरने में नाकामयाब रहा एक महंगा शो। वेलकम टू GMR। आज हम जिस सीरीज़ की बात करने जा रहे हैं उस सीरीज़ का नाम है बिग गर्ल्स डोंट क्राई। ये सीरीज़ इसी वीक Amazon प्राइम OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हुई है। प्राइम वीडियो की सीरीज़ बिग गर्ल्स डोंट क्राई
वैसे तो लड़कियों के बोर्डिंग स्कूल की ज़िंदगी पर आधारित है, जिसमें रिश्तों के कई रंग देखने को मिलेंगे, लेकिन ये सीरीज़ शुरू से अंत तक दर्शकों को बांधे रखने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। नो डाउट सीरीज़ की सिनेमाटोग्राफी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन उसी के साथ सीरीज़ की एडिटिंग बहुत वीक है और हर एपिसोड में ज़बरदस्ती के 10 से 15 मिनट बढ़ाकर मेकर्स ने दर्शकों को बहुत ही बोर और निराश किया है। और जब इतना भी करके उनका मन नहीं भरा तो ज़बरदस्ती का एक पूरा एपिसोड ही ठूस दिया गया, वो कैंपिंग वाला। सच में पूरा शो देखने के बाद आप भी यही सोचेंगे कि उस कैंपिंग वाले एपिसोड की क्या ज़रूरत थी भाई। सीरीज बिग गर्ल्स डोंट क्राई की कहानी वंदना वैली गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों की बोर्डिंग जिंदगी पर आधारित है। इस सीरीज की कहानी मुख्य रूप से कॉलेज में पढ़ने वाली 7 लड़कियों और कॉलेज की प्रिंसिपल यानी पूजा भट्ट के इर्द गिर्द घूमती है। इस सीरीज में दिखाया गया है कि किस तरह से लड़कियां अपनी सोच को लेकर आगे बढ़ती हैं, जिसमें सबसे पहले प्यार, आकर्षण, टूटना बिखरना, एक दूसरे के प्रति स्पर्धा, द्वेष की भावना, साथ साथ माता पिता के प्रति लगाव, भाईचारा जैसे तमाम मुद्दों के साथ साथ सीरीज की कहानी आगे बढ़ती जाती है। आगे जाके कहानी एक ऐसे मोड़ पे पहुंच जाती है जहां दर्शकों को ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर में नित्या मेहरा, जो इस सीरीज की मेकर हैं, वो इस सीरीज के माध्यम से कहना क्या चाहती हैं। कॉलेज में बच्चे उम्र में जिस पड़ाव पर पहुंचते हैं, उनकी ज़िंदगी का वो बड़ा ही अहम पड़ाव होता है। बनने और बिगड़ने की यही उम्र होती है और इस उम्र में बच्चों को सही मार्गदर्शन अगर ना मिले तो उनके बिगड़ने के मौके सबसे ज़्यादा होते हैं, चाहे वो सही मार्गदर्शन उनके माता पिता या फिर शिक्षक से मिले या फिर किसी और से। फिल्म बार बार देखो और वेब सीरीज मेड इन हेवन का निर्देशन कर चुकी नित्या मेहरा ने इस शो का निर्देशन सुधांशु सौरिया, करण कपाड़िया और कोपल नैथानी के साथ मिलकर किया है। नित्या मेहरा खुद भी देहरादून के बोर्डिंग स्कूल वेलम गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई कर चुकी हैं। उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर इस सीरीज़ को सुधांशु सरिया, राधिका मल्होत्रा, सुनैना कुमारी और अद्वितीया केरंग दास के साथ मिलकर लिखा है, लेकिन इस विषय के साथ पूरी तरह से न्याय करने में वो सफल नहीं रही। इस विषय पे बहुत ही खूबसूरत सीरीज़ बनाई जा सकती थी, लेकिन जैसा कि सीरीज़ के शुरुआत में लड़कियों का स्पोर्ट के प्रति रुझान और नेतृत्व करने की भावना को दिखाया गया था, लेकिन जैसे जैसे सीरीज़ की कहानी आगे बढ़ती है अपने मेन कॉन्सेप्ट से भटक जाती है और कहानी बोझिल सी लगने लगती है। सीरीज़ की कहानी इस सोच के साथ आगे बढ़ती है कि खरगोश अपनी परछाई के साथ साथ आगे बढ़ता है और कुएं में गिर जाता है, जहां से उसे खुद भी बाहर निकलना नहीं आता। सीरीज़ में दिखाए गए लड़कियों की कहानी भी ऐसी ही है, जिसकी जैसी सोच उसी के हिसाब से वो आगे बढ़ती है, लेकिन जब मुश्किल में फंसती है तो खुद को अकेला ही पाती है। इस सीरीज़ में इस बात पर जोर दिया गया है कि खुद को पहचानो और उस हिसाब से अपने कैरियर को प्लान करो। लेकिन इन सब के अलावा इस सीरीज़ में ज़बरदस्ती की सेक्स एजुकेशन, LGBTQ का ज़बरदस्ती का एंगल डालने की क्या ज़रूरत थी, वो समझ में नहीं आया। इन सब के अलावा अगर मेकर्स इसमें एजुकेशन और स्पोर्ट्स के कुछ नए एंगल दिखाते तो शायद वो बढ़िया भी लगता। सीरीज़ इस बात की वकालत करती है कि जो मन चाहे वो करो, भले ही सामाजिक नज़रिए से वे गलत ही क्यों ना हो। इस सीरीज़ में पूजा भट्ट ने कॉलेज के प्रिंसिपल की भूमिका निभाई है। वो काफ़ी हद तक अपनी भूमिका के साथ न्याय करने की कोशिश करती हैं। डॉली के माता पिता की भूमिका में राइमा सेन और मुकुल चड्डा का परफॉर्मेंस भी एवरेज किस्म का ही है। वंदना वैली गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों की भूमिका में अवंतिका वंदनप्पू, अनीता पड्डा, अक्षिता सूद, दलाई, विदुषी, तेंजिन लाकीला और अफरा सैयद में से किसी ने भी अपनी परफॉर्मेंस से उतना प्रभावित नहीं किया जितने की उम्मीद थी। तो ये तो था मेरा रिव्यू इस सीरीज़ को लेकर। आपका नज़रिया अलग भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली हेल्दी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वेल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।